शहर की आदर्श आईएन आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा चुनाव आते ही सभी पार्टी अपने अपने दलों को मजबूत करने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। जिला स्तरीय से गांव स्तर तक पार्टी की पहुंच बने, इसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया जिले के राजद भी गांव-गांव तक पहुंचकर सभी को एकजुट कर रही है। हालांकि बिहार में राजद की सरकार है, इन्हें कम मेहनत मशक्कत करनी होगी, किंतु सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर मेहनत मशक्कत कर रहे हैं ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी राजद की स्थान बनी रहे। आने वाले विधानसभा में राजद की सरकार बिहार में बने। राजद के कार्यालय रंगभूमि मैदान पूर्णिया में एक सभा रखी गई। सभा में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आइए देखते हैं राजद जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास व अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा। आइडियलाइज न्यूज के लिए एंकर आफरीन के साथ शशिकांत व चंदन की खास रिपोर्ट। सर, जाति जनगणना हो गई है, क्या लगता है जाति जनगणना होने के बाद जो ओबीसी है उसको लाभ मिलेगा कि नहीं? अब ये जिस ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग को लाभ मिलेगा कि नहीं? निश्चित रूप से मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? ये जातीय जनगणना हम जैसा कि बताना चाहते हैं आपको कि अभी बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साहसिक कदम के वजह से बिहार में जाति जनगणना कराई गई। इसके पहले भी लगातार समाजवादी विचारधारा के जितने भी दल के नेता थे, सभी ने जातीय आधारित जनगणना कराने की बात उन्होंने की और इसके लिए आंदोलन भी किया गया। राष्ट्रीय जनता दल लगातार बिहार में आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भी हम लोग लगातार पार्टी की ओर से जाति आधारित जनगणना की बात का प्रदर्शन भी हम लोग किए, जिसके बदौलत के आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाति गणना अगर नहीं होगा तो हम पटना से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे। और नीतीश जी ने उस समय में भाजपा से जो आज जो उन्होंने जो नाता तोड़ा, सिर्फ इसी जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर उन्होंने तोड़ा। और लालू जी का जो ये सपना था 1990 में भी लोकसभा में उन्होंने जाति जनगणना कराने की बात उन्होंने बड़ी जोर शोर से उठाई थी उन्होंने। तो इसको लेकर के जब राजद और जदयू का फिर से सरकार बनी, गठबंधन हुआ, तो नीतीश जी जातीय जनगणना कराने पर अडिग रहे और उन्होंने जातीय जनगणना कराया। रह गई बात कि आदरणीय लालू जी का कहना था और नीतीश जी का ये कहना था और तेजस्वी जी का कहना था कि जनगणना कराने से आखिर जिसकी जितनी संख्या होगी उसके आधार पर उनको राजनीति हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, इसका प्रतिशत के हिसाब से उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए निश्चित रूप से अब जो जातीय जनगणना का जो मतलब परिणाम आया है, उसके अनुसार जिसकी जितनी हिस्सेदारी और उतनी ही उसको भागीदारी मिलेगी। सर, माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी का कहना है कि आर्थिक ये जाति जनगणना आने से उनको आर्थिक लाभ मिलेगा, तो कैसे सर जाति जनगणना से आर्थिक लाभ मिलेगा, ये थोड़ा आप बतलाएं। देखिए, जहाँ आर्थिक लाभ है उसको कई तरह से आप उसको आर्थिक लाभ का सीधे मतलब ये नहीं होता है कि उसमें मतलब अर्थ मिलेगा, नहीं। आर्थिक लाभ तभी होता है जब आपको सरकार के द्वारा सभी वो क्षेत्र में जब आपको आरक्षण मिलेगा, तो निश्चित रूप से जैसे ही आरक्षण मिलेगा और जब उस जगह पर उस पद पर आप बैठेंगे, उस कुर्सी पर बैठेंगे, तो उस निश्चित रूप से उसको आर्थिक लाभ मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि इससे आर्थिक लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। सर, क्या कारण था कि राजद बहुत ही उगता और हुआ सूर्य कहलाता था और आज डूबता हुआ सूर्य कहलाता? हालांकि सरकार अभी इन्हीं का, लेकिन अल्पसंख्यक इनके साथ में नहीं जुट पा रहे हैं, ओबीसी इनके साथ नहीं जुट पा रहे हैं, SC ST नहीं जुट पा रहे हैं, सिर्फ
माई समीकरण। हाँ, जैसा कि आपने कहा अभी कि इन्हें माई समीकरण, तो अब माई समीकरण की बात जो है अब बहुत पुरानी हो गई है। आज अगर आप माई समीकरण की बात कर रहे हैं तो हम पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव के परिणाम को हम बताना चाहते हैं। जैसा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद को और गठबंधन समेत उसमें मात्र 15% वोट मिला था, और 2015 के विधानसभा चुनाव में उसमें जो है इजाफा हुआ 15 से 22%। 2015 के विधानसभा चुनाव में आखिर 15 से बढ़कर के 22% हुआ, और अभी जो पिछला चुनाव हुआ आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में चुनाव लड़ी गई, और उस विधानसभा चुनाव में राजद और गठबंधन समेत 44.6% पर वोट आया। तो फिर ये कहना कि माई समीकरण ही सिर्फ ये है, ये सरासर गलत है, क्योंकि आंकड़ा जो हम आपको बता दिए कि 2010 में वोट आया था उसमें 15% आया, 2020 में आ गया 44%। खुद बोल रहा है, आंकड़ा बता रहा है कि अब माई समीकरण की बात नहीं है। अब राष्ट्रीय जनता दल जो है A to Z की पार्टी बन गई है। इसमें सभी, चाहे वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक हैं, सभी को इसमें समान अधिकार मिला, तभी ना लोगों ने वोट दिया। तो ये माई समीकरण वाली बात। सर, टिकटों की बात जहां होती है तो टिकट ज़्यादातर सवर्णों को दिया जाता है, ओबीसी को नहीं दिया जाता। अगर आप पूर्णिया विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें तो आपके महागठबंधन से यहाँ भी किसी को टिकट नहीं मिला, जबकि पिछले बार आपके आरजेडी से राजकुमार चौधरी जी प्रत्याशी हो रहे थे, उनको नहीं मिल करके इंदु सिन्हा को दिया गया था टिकट। तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, जैसे अभी इंदु सिन्हा की बात की है तो ये कांग्रेस और पार्टी की बात है। तो जहाँ तक टिकट की बात जब होती है उस समय जो गठबंधन धर्म का भी पालन किया जाता है, तो कैसे कैसे कहाँ गठबंधन किया जाएगा ये ऊपर के नेता लोग तय करते हैं। क्या परिचय हुआ सर? मिथिलेश कुमार दास, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। सर, अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्णिया लोकसभा से कई दावेदार हैं महागठबंधन से। तो आपको क्या लगता है कौन होगा दावेदार और क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? जैसे देखिए, जहाँ तक महागठबंधन के टिकट की बात अभी मुझे भी सुनने को मिल रहा है कि अलग अलग दल के अलग अलग नेता महागठबंधन की उम्मीदवारी की बात करते हैं और दावा भी करते हैं कि हम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो इसके बारे में मेरा एक बात कहना है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे युवा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, ये सभी जो महागठबंधन के ऊपर के जितने भी सभी दल हैं उसमें जो निर्णय लिया जाएगा और हमारे जो नेता जिसको उम्मीदवार बना करके भेजेंगे उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और समेत सभी गठबंधन के दल के लोग उसको जिताने का काम करेंगे। गणना हो गई है और सभी पार्टियां राग अलाप रही है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी है। तो यह भागीदारी राजनीतिक पार्टी को मिलनी चाहिए या फिर अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी कोटे वर्ग के लोगों को मिलनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, खास करके बीजेपी वाले जो हैं वो राग अलाप रहे हैं, तो उसका राग अलाप नहीं चल रहा है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू यादव, डिप्टी सीएम माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का श्रेय है, उसको ही श्रेय देना पड़ेगा हम लोगों को कि उन्होंने जो जाति आधारित गणना कराए हैं उसमें जो हमारे SC, ST और EBC, OBC की सबसे ज़्यादा संख्या भारी यानी प्रतिशत आया है। तो ये हम लोगों की पार्टी तरफ से ही खास करके केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो यह हिस्सेदारी राजनीतिक दलों में होनी चाहिए या फिर लोगों को मिलना चाहिए? ये हिस्सेदारी जो है राजनीतिक में भी मिलना चाहिए,
सामाजिक में भी मिलना चाहिए और आर्थिक में भी मिलना चाहिए। सर, बीजेपी जहां एक और कहती है कि जातीय जनगणना होना ही नहीं चाहिए था, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है, तो और आप जातीय जनगणना को सही मान रहे हैं और कह रहे हैं राजनीतिक दल को भी मिलना चाहिए और आम आवाम को भी मिलना चाहिए, तो क्या लगता है कि जातीय जनगणना होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो आर्थिक जनगणना होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे सर? जातीय जनगणना होना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश में जो है पशु की गणना होती है, फसलों की गणना होती है, यानी सभी चीज की, वृक्षों की, पेड़ पौधों की गणना होती है, तो फिर जाति की जनगणना क्यों नहीं होती? ये होनी चाहिए। जातीय जनगणना कराने से अब सवर्ण वर्ग के लोगों का जो पिछड़ापन होगा वो तो पीछे चले जाएंगे सवर्ण वर्ग के लोग। अब देखिए, सवर्ण वर्ण के लोग पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि सवर्ण का जो है तो जितनी संख्या रहेगी उस अनुसार से ही उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST की जनसंख्या जो है तो जितना है उस अनुपात में हमारे समाज को जो है, यानी SC ST EBC OBC और को जो है भागीदारी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, यहाँ पर OBC में भी जितने निम्न कोटि की जाति हैं उनकी संख्या कम है, तो उनको तो भागीदारी नहीं मिल सकता है। नहीं, OBC में जो है कहाँ है कम? हमारा EBC का जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज, तो उस अनुसार EBC को मिलनी चाहिए। OBC उसके बाद है, तब SC है, ST है, तो सबों को मिला करके जो है हमारी जो भागीदारी है, हम लोग जितनी जनसंख्या में भारी है उतना प्रतिशत जो हम लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर के आपकी पार्टी और इंडिया अलायंस की पार्टी जो है बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर के, किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जातीय जनगणना को लेकर के समाज को बांटने का काम हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस संदर्भ में? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो ये बात बोल रहे हैं कि समाज को बांटने का काम हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है वो नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के जो है SC ST EBC OBC को जो है सो हमारे देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में भागीदारी मिले। वो पूंजीपतियों का जो है सो सरकार है, वो पूंजीपतियों का साथ देते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ये गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नहीं आवे लोकसभा में, राज्यसभा में, इसलिए वो चाहते हैं कि इनकी जनगणना, इनकी गणना नहीं हो, भारत में जो है जाति आधारित जनगणना नहीं हो। और जिस रोज भारत में पूरे देश में जो है हमारे ये जाति जनगणना हो जाएगा, उस रोज जो है पूरे देश में जो है ये SC ST EBC के लोग जो है, OBC के लोग, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का आवाज बुलंद करने लगेगा, और उस रोज जो है हमारे समाज से जो है सबसे अधिक संख्या में जो है MP बनेंगे, MLA बनेंगे, राज्यसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, अफसर बनेंगे, और हमारे समाज का जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। OBC को 27% आरक्षण मिला हुआ था, क्या लगता है कि जाति जनगणना के बाद यह आरक्षण बढ़ सकता है? ऑलरेडी बढ़ेगा। OBC में EBC और OBC दोनों है केंद्र में, सेंट्रल में, और इसका प्रतिशत देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा है। ये 50% से भी ज़्यादा होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। हमको मैंने OBC को जो है तो रिजर्वेशन 60% होनी चाहिए वर्तमान। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम तारानंद कुमार है उर्फ विश्वास। मैं राष्ट्रीय जनता दल पूर्णिया अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।